इसकी शुरुआत होती है 1665 में। हम्म। एक मतलब एक बहुत ही साधारण सी चीज से, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा। हम्म। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। हम्म। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से उसे देखा, हम्म। और जो उन्हें देखा उसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिखा, अच्छा। कई छोटे छोटे खाली कमरे, हम्म। और उन्होंने इन कमरों को सेल नाम दिया, जिसका लैटिन में मतलब होता है एक छोटा कमरा। हम्म। और शायद उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा कमरा दरअसल जीवन का कितना बड़ा रहस्य खोलने वाला है। हम्म। यह विज्ञान के इतिहास का वो एक टर्निंग पॉइंट था। हम्म। पहली बार किसी ने ये समझा कि जीवित चीजें एक ठोस चीज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है। और आज भी 350 साल बाद भी जीव विज्ञान की पूरी इमारत इसी एक नींव पर खड़ी है, कोशिका। बिल्कुल। तो आज हमें जो स्रोत सामग्री मिली है उसके आधार पर हम एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे अंदर ही बसा है। एक ऐसा महानगर जिसके अपने पावर प्लांट हैं, अपनी सड़कें हैं, अपना पोस्ट ऑफिस, एक गजब की सुरक्षा व्यवस्था है। हम बात कर रहे हैं कोशिका की, रॉबर्ट हुक के उसी छोटे से कमरे की जो असल में जीवन का पूरा ब्रह्मांड है। चलिए इस शहर के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल। और इस शहर का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि ये शहर खुद। रॉबर्ट हुक ने तो बस खाली दीवारें देखी थी, क्योंकि कॉर्क की कोशिकाएं तो मृत होती हैं। अच्छा। इस शहर के असली जिंदा नागरिकों को देखने का श्रेय जाता है 1674 में ल्यूवेनहॉक को। उन्होंने एक बेहतर माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी में तैरती हुई वो जीवित कोशिकाओं को देखा। मतलब एक ने शहर का नक्शा खोजा तो दूसरे ने उसमें रहने वाले लोगों को देखा। लेकिन ये समझने में कि ये शहर काम कैसे करता है, इसके नियम क्या है, इसमें तो काफी वक्त लगा होगा। बहुत वक्त। करीब करीब 125 साल बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बीच में एक घनी सी चीज देखी। उसे उन्होंने केंद्रक या न्यूक्लियस कहा। आप इसे शहर का सिटी हॉल या कंट्रोल रूम समझ सकती हैं। कंट्रोल रूम। फिर 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर भरे तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। मतलब शहर की सड़कें और हवा जिसमें सब कुछ मौजूद है। और यहीं से मुझे लगता है सेल थ्योरी की बुनियाद पड़ी होगी, जिसके बारे में स्रोत में जिक्र है, श्लेडन और श्वान। हाँ, यही वो मोड़ था जहां सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे। 1838 में श्लीडन, जो एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि सारे पौधे कोशिकाओं से बने हैं। और ठीक अगले ही साल 1839 में श्वान, जो एक जंतु विज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि सारे जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब श्लीडन और श्वान ने एक तरह से पूरे जीव विज्ञान की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दे दी, ये कहते हुए कि चाहे हाथी हो या घास का तिनका, सबकी बुनियाद एक ही है, कोशिका। सही कहा। इस थ्योरी का निचोड़ बस दो बातों में है। पहली, कि आप किसी भी पौधे या जानवर को देख लें, वो बना कोशिकाओं से ही है। और दूसरी, कि कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। लेकिन इसमें एक सवाल अधूरा था। क्या? कि ये कोशिकाएं आती कहां से हैं? सही सवाल है। क्या ये अपने आप कहीं से भी बन जाती हैं? यही सब सोचते थे जब तक 1855 में विर्चोनी आए। उन्होंने एक बहुत मशहूर लैटिन लाइन कही, ओमनिस सेलुलाe इस सेलुला, जिसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। उन्होंने बताया कि कोशिकाएं अचानक पैदा नहीं होती, वे विभाजित होती हैं। और इस एक लाइन ने सेल थ्योरी को पूरा कर दिया। कमाल है। तो हमारे शरीर की हर कोशिका किसी पुरानी कोशिका की ही देन है। स्रोत में प्याज की झिल्ली का एक उदाहरण दिया गया है, यह समझाने के लिए कि ये कोशिकाएं दिखती कैसी हैं। हाँ, वो एक क्लासिक प्रयोग है। प्याज की झिल्ली की खास बात यह है कि चाहे प्याज कितना भी बड़ा हो, उसकी कोशिकाओं का आकार लगभग एक जैसा ही रहता है। बड़े प्याज में बस कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, आकार नहीं। अच्छा, इससे ये साबित होता है कि जीव का आकार कोशिकाओं के साइज पर नहीं, बल्कि उनकी संख्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सिर्फ प्याज ही क्यों, हमारे शरीर में भी तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और सब एक जैसी नहीं हैं। स्रोत में जो चित्र हैं वो दिखाते हैं कि तंत्रिका कोशिका किसी पेड़ की शाखाओं जैसी फैली हुई है, खून की कोशिका गोल है। हाँ, और मांसपेशियों की कोशिका लंबी और पतली। उनका ये अलग अलग आकार और आकृति उनके काम से जुड़ा है। इसे ही श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे एक शहर में डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई कर्मचारी, सबका अपना अपना काम होता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं विशेष काम करती हैं। तंत्रिका कोशिका का काम संदेश पहुंचाना है,
इसलिए वो लंबी और शाखित है। मांसपेशियों की कोशिका को सिकुड़ना और फैलना है, इसलिए वो धुरी के आकार की है। तो कोशिका की अपनी एक सीमा है, एक कंट्रोल सेंटर है। लेकिन इस शहर को चलाने के लिए असली काम तो इसके अंदर होता होगा ना, वो फैक्ट्रियां, मजदूर, सफाई कर्मचारी। इसी को समझने के लिए हमें कोशिका के अंदर चलना होगा। हर कोशिका के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली यानी शहर की दीवार, केंद्रक यानी सिटी हॉल, और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी शहर का बाकी पूरा इलाका। हाँ, जिसमें सारी फैक्ट्रियां और ऑफिस हैं। तो सबसे पहले शहर की दीवार यानी प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं। स्रोत में इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा गया है। इसका मतलब ये एक गेटकीपर की तरह है, एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर। ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती। हाँ? ये तय करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी हैं और कौन से हानिकारक। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। हाँ? ये सब कुछ नियमों के तहत होता है, जिन्हें हम विसरण और परासरण कहते हैं। हाँ, स्रोत में अंडे और किशमिश के उदाहरण से इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर किशमिश को पानी में डाल दें तो वो फूल जाती है, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा है और किशमिश के अंदर कम। सही, तो पानी अंदर चला जाता है, यही परासरण है। और ये प्रक्रिया जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पौधों की जड़ें इसी तरह मिट्टी से पानी सोखती हैं, लेकिन पौधों की कोशिकाओं के पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है। क्या? इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी सख्त दीवार, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब पौधों के शहर के चारों ओर एक पत्थर की दीवार भी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधे चल फिर नहीं सकते, उन्हें हर मौसम का सामना करना पड़ता है। ये दीवार उन्हें मजबूती देती है। और दूसरी जरूरी बात, जब परासरण से कोशिका में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो ये दीवार उसे फटने से रोकती है। अच्छा? ये एक प्रेशर कुकर की तरह दबाव को झेल लेती है। जानवरों की कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती, इसलिए अगर उन्हें सादे पानी में रख दिया जाए तो वे फूलकर फट सकती हैं। ठीक है, तो शहर की दीवार और गेटकीपर समझ आ गया। अब चलते हैं सिटी हॉल यानी केंद्रक के पास। स्रोत बताता है कि इसके अंदर हमारे सारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स यानी डीएनए मौजूद होता है। सही कहा। केंद्रक के ऊपर भी एक दोहरी झिल्ली होती है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि सामान अंदर बाहर आ जा सके। अंदर डीएनए धागों के एक उलझे हुए गुच्छे की तरह होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जब कोशिका को विभाजित होना होता है तो ये धागे कसकर रॉड जैसी संरचनाओं में बंध जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं क्रोमोसोम में हमारे जीन होते हैं जो तय करते हैं कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा या बालों का प्रकार कैसा होगा। हाँ, डीएनए ही वो मास्टर प्लान है जिसमें कोशिका को बनाने और चलाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। और इन निर्देशों के जिन हिस्सों में कोई खास काम करने का कोड होता है, उन्हें जीन कहते हैं। तो केंद्रक सिर्फ कंट्रोल सेंटर नहीं, बल्कि उसकी पूरी विरासत का पुस्तकालय भी है। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट्स आ गए सिटी हॉल से। अब इन ब्लूप्रिंट्स के आधार पर शहर के लिए सामान कौन बनाएगा? फैक्ट्रियां कहाँ हैं? बहुत अच्छा सवाल। यहीं से कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स का काम शुरू होता है। सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ईआर। ये झिल्लियों से बनी ट्यूब्स और शीट्स का एक विशाल नेटवर्क है। ये शहर का मेन इंडस्ट्रियल एरिया है। स्रोत में इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, खुरदुरा और चिकना। ये क्या है? खुरदुरा ईआर इसलिए खुरदुरा है क्योंकि उसकी सतह पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम असल में प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं। और जो चिकना ईआर है वो वसा यानी लिपिड और फैट बनाने में मदद करता है। हमारे लिवर की कोशिकाओं में तो यह जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करने का भी काम करता है। तो ईआर में प्रोटीन और लिपिड बन गए। अब इनका क्या होता है? इन्हें जहां जरूरत है वहां कैसे पहुंचाया जाता है? इसके लिए शहर में एक पोस्ट ऑफिस या कह लें कुरियर सर्विस है, जिसे गॉल्जी उपकरण कहते हैं। ईआर में बना सामान यहां आता है, गॉल्जी उपकरण उसे पैक करता है, उस पर पता लिखता है, मतलब उसे मॉडिफाई करता है, और फिर उसे सही मंजिल के लिए रवाना कर देता है। वाह! तो कोशिका के अंदर एक पूरा सफाई दस्ता भी है और एक कुरियर सर्विस भी। लेकिन इन सब कुछ चलाने के लिए बिजली कहाँ से आती है? इस शहर का पावर ग्रिड क्या है? हाँ, और ये शहर का शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा है, बिजली घर है।
माइटोकॉन्ड्रिया ये भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे एक खास अणु में स्टोर करता है, जिसे एटीपी कहते हैं। एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है तो वो इन एटीपी अणुओं को खर्च करती है। और आप इसे रहस्यमयी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है, जो स्रोत में भी बताई गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। 1 मिनट, मतलब कोशिका के अंदर एक और कंट्रोल सेंटर? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो विज्ञान का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी स्वतंत्र बैक्टीरिया जैसे जीव थे। करोड़ों साल पहले हमारी पूर्वज कोशिकाओं ने उन्हें निगल लिया और एक समझौता किया, तुम हमें ऊर्जा दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। तो आज भी हमारे अंदर ये छोटे छोटे किराएदार रह रहे हैं जो हमारी कोशिकाओं को चला रहे हैं। कुछ होता है, स्रोत में प्लास्टिड का जिक्र है। बिल्कुल। पौधों की कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, वे भी कभी स्वतंत्र बैक्टीरिया थे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह उनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब एक और दिलचस्प नाम आता है स्रोत में, लाइसोसोम, जिन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ये सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। ये शहर का सफाई और रिसाइकलिंग विभाग है। इनके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। इनका काम बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को खत्म करना और कोशिका के अंदर के पुराने टूटे फूटे हिस्सों को पचाकर कच्चा माल वापस उपलब्ध कराना है। 1 मिनट, आत्मघाती थैली, ये तो बहुत अजीब डिजाइन लगता है। मतलब कोशिका के अंदर ही उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है। ऐसा खतरनाक सिस्टम क्यों जरूरी है? ये तो एक छोटे से एक्सीडेंट से पूरी कोशिका को खत्म कर सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक जोखिम भरा सिस्टम है, लेकिन जरूरी भी है। सोचिए, अगर कोशिका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए या किसी वायरस से संक्रमित हो जाए तो उसका पूरे शरीर में फैलना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को खत्म कर देते हैं ताकि संक्रमण आगे न फैले। ये एक तरह की कुर्बानी है पूरे जीव को बचाने के लिए। बिल्कुल। तो एक कोशिका के अंदर इतनी सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं, लेकिन जब शरीर को बढ़ना होता है या चोट लग जाती है तो नई कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। ये शहर फैलता कैसे है? ये कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की प्रक्रिया से होता है। जैसा विर्चो ने कहा था, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना? माइटोसिस और मियोसिस। हाँ। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। इसमें एक मात्र कोशिका विभाजित होकर बिल्कुल अपने जैसी 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं और उनमें क्रोमोसोम की संख्या भी बराबर रहती है। जब हमें चोट लगती है और घाव भरता है तो वहां यही प्रक्रिया चल रही होती है। और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, वो इससे अलग कैसे है? मियोसिस सिर्फ प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। इसका मकसद युग्मक यानी स्पर्म और एग बनाना है। इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जिससे 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या मूल कोशिका से ठीक आधी रह जाती है। आधी? आधी क्यों? ये तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, ये जरूरी है। सोचिए, अगर शुक्राणु और अंडाणु दोनों में पूरे क्रोमोसोम होते तो उनके मिलने से जो बच्चा बनता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 2 गुनी हो जाती। हर पीढ़ी में यह संख्या 2 गुनी होती जाती, जो कि संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति ने यह तरीका निकाला, आधे क्रोमोसोम पिता से और आधे माता से मिलकर बच्चे में क्रोमोसोम की सही संख्या को बनाए रखते हैं। तो रॉबर्ट हुक के छोटे कमरों से लेकर एक कोशिका के भीतर काम करने वाले इस जटिल शहर तक का ये सफर वाकई अद्भुत है। हर कोशिका अपनी झिल्ली, अपने संगठित कोशिकांगों और इन सब के बीच एक शानदार तालमेल के कारण ही काम कर पाती है। ये वाकई जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों ही तरह से मौलिक इकाई है। और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक तथ्य का उल्लेख है जो इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वायरस। वायरस में कोई झिल्ली नहीं होती, कोई कोशिकांग नहीं होता। जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वे एक निर्जीव कण की तरह होते हैं। वे तब तक जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाते जब तक कि वे किसी जीवित शरीर में प्रवेश करके उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा न कर लें। इसी से जुड़ा एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक सीमा, एक झिल्ली
इस शहर को परिभाषित करने और उसे जीवित कहने के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो ये हमें जीवित और निर्जीव के बीच की उस धुंधली रेखा के बारे में क्या बताता है? क्या वायरस वास्तव में निर्जीव हैं या बस एक उधार का जीवन जी रहे हैं हमारे ही शहर के संसाधनों पर?